नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2024 में। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए डे बाय डे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास नंबर हमारी 16 है। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और समय निकाल कर उन पिछली 15 क्लासेज को भी ज़रूर आप अटेंड करके आइए, क्योंकि हमने हर क्लास में आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं, गारंटी देते हैं, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से 2021, 22, 23 लगातार आपके सीबीटी एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हम आपको वेरियस क्लासेज में बता रहे हैं, इनको रट लीजिए। हम गारंटी देते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। अगर अच्छे से पास होना है तो पढ़ लीजिए। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासेज देखना। जब नज़दीक आ जाएगा एग्ज़ाम तो आपको केवल वो क्वेश्चन देंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे, तो आपका पेपर डेफिनेटली पास हो जाएगा, अच्छे नंबरों से हो जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो भी अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट आईटीआई फर्स्ट ईयर के आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। अच्छा, क्लासेज ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती है। पहले 2 क्लासेज जो हुई थी, यानी 14 और 15 नंबर, वो थी हमारी घरेलू वायरिंग से संबंधित। अब है वायरिंग इंस्टॉलेशन प्लस अर्थिंग, ठीक है ना। तो ये अर्थिंग वाला चैप्टर इसमें आपका रहेगा। बाद में रिपीटिव क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएंगे। सवाल देखो, क्रिम्पिंग से फ़ायदा क्या है। क्रिम्पिंग दरअसल क्या होता है कि केबल जो होता है ना, उसमें लग करते हैं हम आगे की तरफ। आपने अगर सेकेंड ईयर में आएगा वैसे कंट्रोल पैनल और वो होता है, लग लगाते हैं केबल के आगे की साइड, और फिर उसको ना ऐसे क्रिम्पिंग टूल आता है। एक वायर स्ट्रिपर अलग चीज़ होती है, क्रिम्पिंग टूल अलग होता है। देखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं लगभग। तो उसको ना क्रिम्पिंग टूल से ऐसे आगे से हम टाइट कर कस देते हैं पूरा। तो क्रिम्प करने से कनेक्शन कभी लूज नहीं रहते और स्पार्किंग नहीं होती, प्रॉपर एकदम फिट हो जाती है केबल उसके अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये रहा, अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन से बचने के लिए। कनेक्शन लूज रहेंगे तो स्पार्क करेगा। मोस्टली मोटर वाइंडिंग के जब केबल पर हम कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर ये हम क्रिम्पिंग टूल से लग करते हैं। सी उत्तर आएगा। सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। विश्वास कीजिए हमारे प्रश्नों का और अच्छे से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल था, क्वेश्चन पढ़ लो, उसका आंसर याद रख लो। ऑप्शन ध्यान में मत रखना, ABCD से कोई लेना देना नहीं है हमें। ABCD एग्ज़ाम में बदलती रहती है। आ जाओ अगले सवाल पर। डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ेगा। डेड शॉर्ट मतलब पूरी तरह से शॉर्ट हुआ पड़ा है। माय डियर, शॉर्ट सर्किट में मेगर हमेशा 0 रीडिंग देता है, ये ध्यान रखना। देखो, मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए काम में आता है। ध्यान रखना, मेगर के यूज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो मेगर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए। जब वाइंडिंग में शॉर्ट हो या वायरिंग में शॉर्ट हो तो मेगर 0 रीडिंग देता है। और अगर आप मोटर की कोई जैसे वाइंडिंग वगैरह टेस्ट कर रहे हो, उस समय मेगर आपको अनंत रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब वो वायरिंग ओपन हो चुकी है, खुली हुई वायरिंग है। बेटर ऑप्शन क्या है, मतलब अच्छी वायरिंग किसको माना जाता है। अच्छी वायरिंग माना जाता है जिसकी रीडिंग 1 मेगा ओम से अधिक आती हो। वाइंडिंग का, बॉडी का, किसी भी मशीन का या वायरिंग का, अगर इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक है तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गुड कंडीशन है, ओके। अनंत मतलब ओपन है, 0 मतलब शॉर्ट है। बताओ सवाल समझ में आया क्या। माय डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। बिना लाइक किए नहीं देखना है आपको, क्योंकि लाइक का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमें ये पता लगता है कि कितने बच्चे हैं जिनको क्लास पसंद आ रही है। हम और मोटिवेटेड होकर आपको और बेहतर तरीके से क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MCB के किस विद्युतिक उपकरण L सीरीज़ का उपयोग करते हैं। मतलब यूँ सवाल कह रहा है कि L सीरीज़ की जो MCB है, देखो G सीरीज़, DC सीरीज़ और L सीरीज़ अलग अलग तरह से आती है। दरअसल L सीरीज़ जो होती है ना, ये हीटिंग अप्लाइंसेज के लिए होती है, उसमें उपकरणों के लिए होती है। जैसे गीज़र हो गया, हीट वाटर बॉयलर हो गया, है ना, और कौन सा बताऊं, इलेक्ट्रिक आयरन, सोल्डरिंग आयरन, इन सब में आएगा। हीटर आ गया, ठीक है ना। और जो मोटर वाला इंडक्टिव लोड वाला होता है ना, उसके लिए G सीरीज़ होती है, ठीक है। MCB का एक क्वेश्चन बार बार आएगा आपके, पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वो वायरिंग वाले में भी है और अर्थिंग वाले में भी है, दोनों में आता है। अगला सवाल, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है तो क्या होगा।
धारा प्रवाहित हो जाती है। तो देखो करंट का ना सिनेरियो चलता है 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर तक, नो सेंसेशन, यानी हल्की झंझनाहट सी आती है कि उसे पता लगता है अरे अभी करंट आया था मुझे। उसके बाद में 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर पर बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है, और 20 मिली एम्पियर से ऊपर जाएगी तो ये कन्फर्म ही है कि डेथ होगी। ठीक है ना। तो अभी इसका भी उत्तर आएगा पेनफुल शॉक, दर्दनाक झटका लगेगा। अनएबिलिटी लेट टू गो, अपंगता भी आ सकती है। शरीर का जो हिस्सा संपर्क में आएगा हो सकता है कि वो निष्क्रिय हो जाए और उसे काटना पड़े। फॉर एग्जांपल ये हाथ का हिस्सा आता है, इतनी दूर ज़बरदस्त करंट फ्लो होता है तो यहाँ से हाथ हो सकता है काटना भी पड़ जाए। 20 मिली एम्पियर की कहानी है ये। वैसे तो ये कहा जाता है कि 20 मिली एम्पियर से ऊपर जाती डेथ हो ही जाती है, क्योंकि इसी आपके निमी बुक में यूँ दिया हुआ है कि एक जो आपका 100 वाट का बल्ब होता है ना, वो 20 वयस्क व्यक्तियों की डेथ करवा सकता है कि नहीं। तो 20 मिली एम्पियर पे जनरल डेथ मान लेते हैं, यहाँ पेनफुल शॉक दिया हुआ है, इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दर्दनाक झटका लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अगला सवाल देखो, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? अर्थिंग होती 2 प्रकार की, एक को बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग, एक को बोलते हैं सिस्टम अर्थिंग। दोनों की परिभाषा समझाता हूँ पहले। मुझे पता है आपने IIT में इतना डीप इस टॉपिक को तो नहीं पढ़ा, ये कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को नहीं आता अभी। सिस्टम अर्थिंग में न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, ये ध्यान रखना। और न्यूट्रल करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक कहलाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। उपकरण अर्थिंग में हमेशा हम बॉडी को अर्थ करते हैं, और वो भी तब अगर वो मेटल की है। उपकरण के धात्विक भाग को, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब के धात्विक भाग को, ट्रांसफार्मर की बॉडी हो गई, वो कहलाता है उपकरण अर्थिंग। और सिस्टम अर्थिंग में न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। तो अब दोनों का बड़ा अंतर समझ लो। क्लियर हो गया ना पॉइंट? ये भाई साहब कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को भी पूरी तरह से नहीं आ रहा था। सी आएगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यह धारावाही चालकों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेटेड, यानी जुड़ा हुआ या संबंधित। सिस्टम अर्थिंग धारावाही चालक का है, और गैर धारावाही धातुओं से संबंधित है। अगर ये करना हो तो ये है इक्विपमेंट अर्थिंग के लिए। ठीक है श्रीमान, क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, बिना लाइक किए नहीं देखना है। अगला सवाल देखो, पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक में ओममीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपाती है? अर्थ टेस्टर की बात कर रहा है। थोड़ी सी कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ गया यार, इंग्लिश वाला आ जाए तो कोई बात नहीं। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है ना, पहली चीज़ तो ये कि उसका जो मापने का जो है, तो ध्यान रखना वो AC EMF इस्तेमाल करता है। अर्थ टेस्टर में DC नहीं होती, मेगर में DC होती है, अर्थ टेस्टर में AC होती है। फॉल ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं विभवपात, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। इसमें अंदर तो DC ही जाती है, लेकिन बाहर जो टर्मिनल होते हैं ना, उस पर AC होती है। इसको बदलने के लिए एक करंट रिवर्सर का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में बोलते हैं धारा उत्क्रमक, जो DC को AC कर रहा था। ठीक है ना। तो अब सवाल पूछ रहा है कि किसके अनुपातिक है। तो इसमें 2 कॉइल होती है, CC और PC, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। ये वोल्टेज के अनुपात में, ये धारा के अनुपात में देती है, इसलिए V/I से हम R निकालते हैं। अर्थ प्रतिरोध नापना है ना, रेजिस्टेंस R नापना है, तो वो दोनों कुंडलियों में जो धाराएं चलती है उनका अनुपात होता है, यानी PC का अनुपात अपॉन CC का अनुपात। PC वोल्टेज के अकॉर्डिंग, CC करंट के अकॉर्डिंग टॉर्क देती है। तो दोनों के जो अनुपात टॉर्क का आएगा वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के इक्वल। कार्य प्रणाली समझ रहे हो क्या? अर्थ टेस्टर अच्छे से पढ़ा था क्या IIT में? मुझे बताना जरूर फॉलो, है ना। अगला सवाल, मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों उसका पैमाना 0 पर नहीं आ रहा है? अब वैसे तो लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक शुरू हो गया। खैर आपके फर्स्ट ईयर में इंस्ट्रूमेंट भी है, करवाएंगे, क्लास आगे होगी। तो मेगर जो है ना, उसका पैमाना अनंत से शून्य के बीच में कहीं भी हो सकता है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि ये तो 0 तो तब देता है जब शॉर्ट हो, और अनंत तब दिखाता है जब ओपन हो। तो अनंत के आसपास कहीं सुई इसकी घूमती रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण होता है कि इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। मेगर में कोई कंट्रोलिंग बल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क देता कौन होगा? सूचक मापी यंत्रों में 3 बल होते हैं, याद तो है ना, विक्षेपक बल, नियंत्रक बल, अवमंदक बल। तो मेगर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो कॉइल खुद प्रोवाइड करवाती है।
ठीक है ना। तो ये उत्तर के साथ जाएंगे। मेगर में कोई नियंत्रक बल नहीं है। इन्होंने तो शुद्ध हिंदी पता नहीं कैसे बनाई। यह है बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, इसमें नियंत्रक बल नहीं है। ये ऑप्शन सबसे सूटेबल रहता है। हाँ, कंपटीशन एग्जाम आपसे ज़रूर पूछेगा कि मेगर में कंट्रोल स्प्रिंग कितनी होती है, 0। मेगर में कंट्रोलिंग बल प्रोवाइड कौन करवाता है, कॉइल्स प्रोवाइड करवाती है। मेगर जब काम में नहीं ले रहे हैं तो उसका पॉइंटर कहाँ होता है, शून्य से अनंत के बीच में कहीं भी होता है, मोस्टली अनंत के पास होता है, ध्यान रखना। अगला सवाल, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति करने का कारण क्या है। अब देखो मैं बता कर आया आपको, अर्थ टेस्टर में जब हम अर्थ रेजिस्टेंस नापते हैं तो एसी इस्तेमाल करते हैं, मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध नापते समय डीसी इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कारण क्या था, दरअसल अर्थ प्रतिरोध से हम नापते हैं तो जो हमारी मिट्टी होती है ना, अब मिट्टी में हम सबको पता है कि भाई केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं कि नहीं। अब जब भी मिट्टी में रसायन है और किसी केमिकल को अगर डीसी सप्लाई देंगे ना तो वहाँ वैद्युतिक अपघटन शुरू हो जाता है। आपने तो सेल बैटरी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। अगर किसी रसायन को डीसी सप्लाई देंगे तो वहाँ वैद्युतिक अपघटन शुरू हो जाता है, वो आयन्स में बढ़ जाएगा, वहाँ एक ईएमएफ अपना खुद का बन जाएगा और वो ईएमएफ अर्थ प्रतिरोध की वैल्यू को प्रभावित कर सकता था। हमें पता नहीं लगेगा रीडिंग ऐसा ही है कि नहीं। ये रहा डी उत्तर में, अच्छे से पढ़ाता हूँ, सबको ध्यान से सुनना। ये रहा, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेरेंस, विद्युतीय अपघटन के कारण विद्युत वाहक बल में जो हस्तक्षेप आ सकता है उसे रोकने के लिए। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ टेस्टर के कम से कम 8 क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। अगला सवाल, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम कैसे कर सकते हैं। अर्थ प्रतिरोध को घटाना है, बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला तो देखो, डबल अर्थ कर दो, समांतर में 2 अर्थ जोड़ दो, पैरेलल में 2, है ना। कितनी दूरी होनी चाहिए, लगभग 10 मीटर के आसपास दोनों के बीच में, है ना। 8 मीटर होती है वैसे, याद रखना। हालांकि और भी ऑप्शन है, नमी बनाए रखो, नमक चारकोल का इस्तेमाल करो। अब यहाँ एक ऑप्शन और है, ये रहा, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना। ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन इसने लिखा क्या है, सिंपल ही लिखा है। खैर हाँ, तो ये भी सही था वैसे तो। एक्चुअल ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है तो ए ऑप्शन के साथ जाइएगा, डबल अर्थिंग प्रदान करना, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। अगला सवाल देखो, गूंथे हुए कंडक्टर का ठोस की तुलना में क्या फ़ायदा है। ये चीज़ है ना कि ठोस है। स्ट्रैंडेड, गूंथे हुए को स्ट्रैंडेड बोलते हैं। जैसे अपने ओवरहेड लाइन के ACSR होते हैं ना, ACSR तार, वो स्ट्रैंडेड होते हैं। तो दरअसल स्ट्रैंडेड जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले बहुत होते हैं, मोर फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। और ये क्वेश्चन आपका ना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी आ चुका है, तो मुझे लगता है ये यहाँ भी रिपीट ही हो गया। अब इतने ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं ना, पक्का वो क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे CBT एग्जाम में। अच्छे से पढ़ लो भाई, मैं जितने भी आपको इन क्लासेज में क्वेश्चन करवा रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ एक भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, अर्थ प्रतिरोध में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। सवाल आ गया ना। अर्थ टेस्टर में करंट रिवर्स का काम क्या है, तो धारा को रिवर्स करना। मैंने बताया अंदर DC था, लेकिन वो उसको क्या करता है, AC करता है, क्योंकि बाहर टर्मिनल पे AC जाना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइटिक EMF आ जाएगा। ये रहा, चेंजिंग DC इंटू AC। C उत्तर करके आना। बताओ बात समझ में आई क्या। चलो देखो अगला सवाल, देखो क्या पूछ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, एक एक करके सारे कंप्लीट कर लेना भाई। पृथ्वी प्रतिरोध को मापने की कौन सी विधि सचित्र है। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, बात वहीं आ जाती है। देखो अगर आपने एक बार भी अच्छे से कार्यप्रणाली समझी होती ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। माय डियर, ये है अर्थ टेस्टर, और अर्थ टेस्टर से अर्थ का प्रतिरोध मापा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अर्थ का प्रतिरोध मापन। अब थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था कि अर्थ टेस्टर में कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है, और मैंने आपको क्या लिखवाया था शुद्ध हिंदी में, विभवपात का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थ टेस्टर में AC होती है, बता चुका हूँ आपको, मेगर में DC होती है। AC क्यों होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक EMF से बचने के लिए। DC को AC करता कौन है, इसके लिए इसमें एक करंट रिवर्सर लगता है। रेजिस्टेंस कैसे आता है, CC PC दोनों कुंडलियों के रेशियो से आता है।
कुल मिलाकर के सवाल इसमें से अच्छे बनते हैं। अर्थ टेस्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लो। मेरा ये मानना है कि 6 से 7 सवाल बनते हैं, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। बड़ी बात ये है ना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है भाई। पढ़ हम अर्थिंग रहे हैं, सवाल इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इस टॉपिक को कवर करें। मेगर अर्थ टेस्टर यहाँ आ गए, इंस्ट्रूमेंट वाले में भी आएंगे। देखो अगला सवाल, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए उपयोग किया जाना है। अब चर्चा हो चुकी है। सिस्टम अर्थिंग होता है न्यूट्रल की अर्थिंग। न्यूट्रल कहाँ करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन पर करेंगे, किसी सब स्टेशन पर करेंगे जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर हो, यानी अल्टरनेटर या ट्रांसफॉर्मर जो स्टार में जुड़े हुए, जिसके पास न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को ग्राउंड करना है तो कहाँ पर होगा, फिर सब स्टेशनों पर होगा। देखो गोदाम वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग, इन सब में हम ना मशीन के धात्विक भाग को अर्थ करते हैं। मेटालिक पार्ट जो होता है ना, जिसे आप चाहे तो बॉडी बोल दो, उसको अर्थ करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी इक्विपमेंट अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग आपकी सब स्टेशंस में होगी, अल्टरनेटर में होगी, ट्रांसफॉर्मर में होगी, या यूँ कहें कि जनरेटिंग स्टेशन पर होगी। बता चुका हूँ आपको, सिस्टम में न्यूट्रल की अर्थिंग होती है। न्यूट्रल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है क्योंकि धारा को रिटर्न का पाथ प्रोवाइड करवाता है, इसलिए सिस्टम अर्थिंग को धारावाही चालकों की अर्थिंग कहा जाता है। अगला सवाल, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है। माय डियर, मेगर से हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापते हैं, ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, मेगर में डीसी सप्लाई होती है, 160 आरपीएम इसकी रेटेड स्पीड होती है, हाथ से हैंडल घुमाने वाला होता है ना वो वाला। वैसे ध्यान रखना, मेगर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। तीसरे टर्मिनल को हम ग्राउंड के साथ लगाते हैं, जो कि हमें एकदम एक्यूरेट रीडिंग देने का काम करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मेगर में तीसरे टर्मिनल का काम क्या है, तो ज़रूरी हो जाता है। बाकी ये तो सिंपल है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापना। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने शुद्ध हिंदी कुचालक प्रतिरोध लिखा है, जबकि इंसुलेशन का वास्तविक शुद्ध हिंदी नाम रोधन होता है। इसलिए हम या कंपटीशन एग्ज़ाम वाले आपको है ना पेपरों में रोधन प्रतिरोध ऑप्शन में भी दे सकता है। सवाल समझ में आते जा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई इश्यू है। क्या बदले में बस एक लाइक चाहूँगा आपसे, और हाँ, चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, एग्ज़ाम तक आपके काम आना है, ये विश्वास हमारा कर लीजिए। सवाल अगला फिर रिपीट हो गया, सिस्टम अर्थिंग कहाँ उपयोग की जाती है, तो नो डाउट जनरेटिंग स्टेशन ही आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमें सब स्टेशन नाम से ऑप्शन दिया था, कोई बात नहीं, चलेगा, सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन जो भी हो, ठीक है ना। स्मॉल इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब विद्युतिक अधिस्थापना, विद्युत लेपन, इसमें तो कोई अर्थिंग की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, सेल बैटरी वाला केमिकल इफेक्ट है ये तो। डोमेस्टिक वायरिंग में हम जनरली बॉडी को अर्थ करते हैं, घर में जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, वॉशिंग मशीन मान लो, फ्रिज मान लो, कूलर मान लो, है ना, गीज़र, बॉयलर, जितने भी बड़ी चीज़ें हैं। अगला सवाल, नए घरेलू वायरिंग अधिष्ठापना में इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। देखो वायरिंग में टेस्ट कौन कौन से करने होते हैं, जनरली आपको 4 टेस्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहला तो होता है पोलैरिटी टेस्ट, कि फेज तार जो है वो स्विच से कंट्रोल है अथवा नहीं है। उसके बाद में आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस या लीकेज टेस्ट करवाया जाता है। तो जनरली इन सब के लिए ना मेगर का ही इस्तेमाल करते हैं हम। किसका इस्तेमाल करते हैं, मेगर का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ की कंटिन्यूटी टेस्ट भी करवाया जाता है कि प्रॉपर अर्थिंग आ रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम खुश होकर बैठे हैं कि यस हमने अर्थिंग कर रखी है, लेकिन अर्थिंग की कहीं तार खुली पड़ी हो, तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट भी करवाया जाता है। इम्पोर्टेंट टूल है मेगर, इससे आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर लेते हो, इससे हम कई तरह के टेस्ट कर लेते हैं। वैसे बढ़िया उपकरण है, काम बहुत आता है। अगला सवाल, विविधता गुणांक की गणना के लिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसे डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं, अपना नहीं है वैसे ये। सेकेंड ईयर में जो पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है ना, उसका टॉपिक है। खैर अभी इन्होंने कर दिया तो बता देता हूँ। विविधता गुणांक बोलते हैं, सी उत्तर करना, मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड का रेशियो होता है, यानी न्यूनतम वास्तविक भार और संवितरित कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, यानी स्थापना भार कितना है और कम से कम उस पर वास्तविक लोड हमेशा कितना आया, तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना, डाइवर्सिटी फैक्टर विविधता गुणांक कहलाता है। घरेलू वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कई तरह के सवाल बनते हैं। 1/5000वां भाग होता है किसका, अपनी FLC का। FLC का मतलब क्या है, फुल लोड करंट, यानी
जो भी आपके सर्किट की पूर्ण भारधारा है उसके 5000वें भाग से ज़्यादा लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे घर में लोड हमने ऐसा लगाया जिसका करंट 5 एम्पियर है, तो इस सर्किट की जो लीकेज करंट है वो 5 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 6 मिली एम्पियर लीकेज करंट भी हो रहा है ना, तो उस वायरिंग में आपका इंसुलेशन वीक है और एरर है, ये वायरिंग सक्सेस नहीं है। 5 मिली एम्पियर तक एक्सेप्टेड है। डी उत्तर आएगा 1/5000वां भाग किसका? FLC का, फुल लोड करंट का। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उम्मीद भी कर रहा हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कवर अप कर लेना माय डियर, छोड़ना एक भी नहीं है। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? देखो डायग्राम तो एक भी छोड़ना ही नहीं है। जो भी डायग्राम दिख जाए टूट के पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर उत्तर सीधे से करना है। ध्यान से देखिएगा क्या समझ में आ रहा है। हम अगर देखें तो एक टेस्ट लैंप इस्तेमाल किया गया है। टेस्ट लैंप का एक सिरा अर्थ के साथ लगा दिया और दूसरा सिरा हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी से एक बार इधर लगाया स्विच के इनपुट साइड, दूसरी बार स्विच के आउटपुट साइड लगाया। ये स्विच है, स्विच के इनपुट और आउटपुट साइड में लगाया। हम ये जांचना चाह रहे हैं यहाँ पर हमारा कि प्रॉपर जो है वो कंटिन्यूटी सर्किट आ रहा है या उसका स्विच के साथ नहीं बन, जो आपका फेज तार आता है। क्योंकि अगर बाई चांस देखो, अगर बाई चांस ये, पहले तो बताऊँ लैंप कैसे काम करता है। हमारा लैंप जो है ना, या तो फेज न्यूट्रल के बीच में ऑन होगा या फेज और अर्थ के बीच में ऑन होगा। अगर इसे न्यूट्रल और अर्थ मिलेंगे ना तो ये ऑन नहीं होगा। अब देखो यहाँ से हमने अर्थिंग दे दी, श्योर है, क्योंकि यहाँ हमने अर्थ कर रखा है, बॉडी के साथ लगा दिया। तो अब हमारा अगर स्विच में फेज आ रहा है तब तो लैंप ऑन होगा। अगर स्विच में बाई चांस न्यूट्रल आ रहा होता ना तो लैंप ऑन नहीं होता, पता लग जाता। वायरिंग में ध्रुवता टेस्ट का मतलब होता है फेज तार स्विच से कंट्रोल है अथवा नहीं। वाइंडिंग में ध्रुवता का मतलब होता है पास पास के पोल विपरीत बने कि नहीं, NS बने कि नहीं। वाइंडिंग और वायरिंग में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। वाइंडिंग आई थिंक सेकेंड ईयर में है, आपके तो नहीं है। तो ये यहाँ से देखो, और ये भी कंफर्म किया है कि स्विच जो है उस पर भी फेज तार प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं, इनपुट की साइड लगी हुई है कि आउटपुट की साइड लगी हुई है। कई बार तार उल्टी भी लग जाती है। खैर उत्तर ध्यान में देख लो, ए करना है, पोलैरिटी टेस्ट करना, ध्रुवता परीक्षण आएगा इसका, ठीक है ना। यानी स्विच से फेज तार कंट्रोल है अथवा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूट्रल तार आ रही हो। अगला सवाल, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में कॉपर की अगर अर्थ का है तो ECC अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, पूरा नाम भी पूछा गया था, राइट। तो उसका साइज पूछा है 1.5 mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना है? 1.5 mm²। 1.5 mm² कॉपर का है। अगर एल्यूमिनियम का हो तो वो 2.5 mm² के आसपास होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देख लो, आपके पेपरों में तो सीधे क्वेश्चन आएंगे। सो क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर 1.5 mm²। काम बहुत आएंगे क्वेश्चन, अच्छे से कवर अप कर लेना, बहुत 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 ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा। अगला सवाल देखो, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान कम करने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, कल जो हम अभी पहले पढ़ रहे थे क्वेश्चन, शुरू में पढ़ा तब भी क्वेश्चन आया था, अर्थ प्रतिरोध के मान को कम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इसके कई सारे ऑप्शन होते हैं, 3-4 तरीके हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ा दो, 2 अर्थ पैरेलल में जोड़ दो, अर्थिंग जो पिट होता है उसमें नमी बनाए रखो, नमक चारकोल का इस्तेमाल किया जाए, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ ना बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये कह रहा है एग्जिस्टिंग अर्थ, यानी पहले से जो आपके पास है उसी को। इसका मतलब क्या कर रहा है वो, कि आपको समांतर में नहीं जोड़ना है और आपको उस इलेक्ट्रोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो फिर एक ही ऑप्शन है, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति बनाए रखना, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज। जो हमारा अर्थिंग जहाँ पर हमने बनाया हुआ है वहाँ पर हम पानी डालते रहेंगे समय समय पर, तो नमी से प्रतिरोध घटता है। हालांकि ये देखो, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाने से भी होता है, लेकिन इसने एग्जिस्टिंग लिख दिया, पहले से जो है उसमें कोई परिवर्तन आपको इलेक्ट्रोड के साथ नहीं करना, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें बनते हैं और 2 अर्थ समांतर में जोड़ने वाला ऑप्शन भी आएगा। ये प्रैक्टिकली, और मैं कह रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से तो वाह वाह क्या कहना, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो खैर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में आओगे, पास करोगे, फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सो अभी लंबा टाइम है। सवाल अगला, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ प्रतिरोध नापने के लिए AC आवश्यकता क्यों है? वापस रिपीट हो रहा है, अर्थ टेस्टर में AC होती है। सवाल पहले पूछा कि DC क्यों नहीं काम में लेते, अब पूछ रहा है AC ही क्यों काम में लिए। सेम सवाल आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम अर्थ का यानी मिट्टी का रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, तो मिट्टी में केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, सबको पता है।
और केमिकल को अगर डीसी मिलती है तो वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो वैद्युतिक अपघटन से बचना है हमें। अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, ये रहा डी ऑप्शन आपके लिए। क्या करना है? अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, वैद्युतिक अपघटन का जो कारण कोई ईएमएफ आ जाए उस व्यवधान को हमें रोकना है, बचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। अगला देखो, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार पावर सब सर्किट में मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है? 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर आएगा 3000 वाट। तो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पावर सर्किट में लोड 3 किलोवाट का होता है, लेकिन आपसे सवाल पॉइंट का भी पूछा जा सकता है, तो उसमें 2 मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन माय डियर, अगला इसके साथ का एक और आता है, उसको भी याद रखिएगा। लाइट एंड फैन नाम से भी तो एक सब सर्किट पढ़ा है आपने। तो लाइट एंड फैन सब सर्किट में लोड हो सकता है आपका मैक्सिमम 800 वाट का, और कंज्यूमिंग पॉइंट हो सकते हैं 10। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं। पावर सब सर्किट में लोड कितना, लाइट एंड फैन सब सर्किट में लोड कितना, पावर सब सर्किट में पॉइंट कितने, लाइट एंड फैन सब सर्किट में पॉइंट कितने। चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। वायरिंग वाले चैप्टर का ही है ये। अगला सवाल, उपभोक्ता मेन स्विच सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान पर देना चाहिए? देखो, सर्विस कनेक्शन जो आते हैं ना, तो सबसे पहले तो सर्विस मेन बोलते हैं हम उसको। पोल से लेकर के हमारे घर में जो एनर्जी मीटर तक का केबल होता है ना, उसे सर्विस मेन कहा जाता है। यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर भर्ती परीक्षा में आ रहा है, बीटेक वालों से पूछा जा रहा है। व्हाट इज सर्विस मेन्स, याद रख लेना, बहुत काम आएगा। पोल से लेकर के घर में ऊर्जा मीटर तक। अब वो पूछ रहा है कि जो हमारी सर्विस मैन होती है वो सबसे पहले किस में देनी चाहिए? घर में आपने कभी कनेक्शन देखे होंगे, पोल से निकलने के बाद सीधी किस में प्रवेश कर रही है? एनर्जी मीटर में। हमारे कट आउट, डीपी, फ्यूज, ये वो मेन स्विच सब के सब कहाँ हैं? एनर्जी मीटर के बाद। यानी मीटर से पहले आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है। मीटर पे अगर कोई काम करना है तो आपको सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर से मेन सप्लाई पीछे से बंद करवानी पड़ेगी, तो मीटर में कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर मीटर से पहले आपने फ्यूज़ लगा लिए तो फ्यूज़ निकालोगे, अब मीटर के साथ कुछ भी करते रहो। सो एनर्जी मीटर में सर्विस में आती है, सी उत्तर करना। सवाल अगला, फिर एक वायरिंग स्थापना में किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है? टेस्ट कर रहे हैं भैया। यहाँ देखो, इक्विपमेंट सही से नहीं दिखाया इसने, है ना, कोई बात नहीं। ये मेगर है आपका, ठीक है ना, ये मेगर है आपका। एक टर्मिनल अर्थ पे लगा दिया और दूसरा देखो फेज न्यूट्रल, दोनों को शॉर्ट करके उस पे लगा दिया। यानी हम फेज और न्यूट्रल का इंसुलेशन देख रहे हैं किसके साथ? अर्थ के साथ। ये रहा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। चालकों का अर्थ के साथ हम क्या कर रहे हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं। और एक अच्छी वायरिंग के लिए ये वाला जो मान है ये 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक अच्छी वायरिंग के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम है और मोटर धीमी गति से चल रही है, क्या कारण हो सकता है? देखो भैया, लैंप डिम चल रहे हैं, मोटर डिम चल रही है, सिंपल आंसर है वोल्टेज कम है। क्या है? वोल्टेज कम है। आजकल घर में क्या है कि ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए ना सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं कि ताकि वोल्टेज अगर बढ़ भी जाए तो वो सीरीज रेजिस्टेंस क्या करे? ड्रॉप करा ले। अब अगर वो रेजिस्टेंस आपका डिफेक्टिव होगा ना तो वो नॉर्मल पे भी वोल्टेज को इतनी ड्रॉप करा जाएगा कि घर में अंडर वोल्टेज आने लग गई पहले से ही। इस प्रक्रिया को शॉर्ट में अंडर वोल्टेज बोलते हैं। तो अपने जैसे ही प्लांट और ये पैनल वाले सिस्टम होते हैं ना, इनमें तो अंडर वोल्टेज रिले लगती है, तो वोल्टेज कम आते ही वो उसको ट्रिप करवा देती है और आगे सप्लाई मिलती नहीं है। अब घर में अपने अंडर वोल्टेज रिले लगाते नहीं हैं तो कम वोल्टेज पे इक्विपमेंट धीमे ही चलेंगे। तो फिर इसके लिए आपको जो सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया है उसको रिप्लेस कर देना है। सी उत्तर है। सीरीज में लगे उच्च मान के जो प्रतिरोध है उसमें फॉल्ट है, वो वोल्टेज को अननोन ड्रॉप करवा रहा है, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा करा रहा है। सवाल अगला, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार न्यूट्रल में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम कैसे कर सकते हैं? देखो भैया, न्यूट्रल जो है ना उसमें कोई किसी तरह के हार्मोन्स नहीं जाए ना, तो न्यूट्रल को एक इम्पीडेंस के थ्रू अर्थ कर दो। न्यूट्रल की भी ग्राउंडिंग की जाती है और इसे सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं, हम बोलते ही आए हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो वो तो एक तरह से फेज से निकली करंट न्यूट्रल से होते हुए उसमें जा रही है। इसके लिए वो कह रहा है कि एक हाई इम्पीडेंस साथ में सीरीज में ज़रूर लगा देना। अलग अलग तरह का होता है ये अर्थिंग वाला चैप्टर, अगर आपने पढ़ा हो तो उम्मीद करूँगा कि आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे
कवर कर लिया होगा। सवाल देखो, अर्थ प्रतिरोध टेस्टर किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? मेरी समझ से 12 क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है? एक ही क्वेश्चन देखो 4 बार है, फॉल ऑफ पोटेंशियल, पता नहीं क्यों दे रहे। सिंगल फेज एसी परिपथ वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप निकालने का क्या सूत्र है? देखो भाई सिंपल सवाल है, I/R को ही ड्रॉप कहते हैं। किसको बोलते हैं? I/R को ही ड्रॉप बोलते हैं। ए ऑप्शन आपके सामने है। I कौन सा? लोड का। रेजिस्टेंस किसका? लोड का। यानी लोड में जब करंट चलेगी तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बस माय डियर स्टूडेंट, इतनी ही थी क्लास, हो गई है कंप्लीट। वायरिंग, इंस्टॉलेशन और अर्थिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। आपके ITI फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, उनको अटेंड कीजिएगा। ये क्लास अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, प्लीज़ उनको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।